नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज का मुद्दा 8 की फाइट का उपचुनाव में गठबंधन कांग्रेस की डबल टेंशन भी है, डबल टेंशन। बीएपी की भी टेंशन है, आरएलपी की भी टेंशन। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू भी हो गई है। उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ टिकट के दावेदारों की जोर आजमाइश तेज हो गई है। बीजेपी सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस नेता बोल रहे हैं कि गठबंधन को लेकर आला कमान फैसला करेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, वो पार्टियां अलग से ताल ठोकने के मूड में। अगर आरएलपी और बीएपी अपने स्तर पर चुनाव लड़ती है तो उपचुनाव में कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब होना तय है। आरएलपी ने कांग्रेस से 2 सीटें मांगी हैं, उधर बीएपी ने भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। चर्चा इसी पर होगी। चुनाव में गठबंधन को लेकर असमंजस में कांग्रेस। बेनीवाल ने बढ़ाई टेंशन, बीएपी ने दिखाए तेवर। 3-4 सीट पर राजस्थान में लड़ेंगे, फिर झुंझुनू, देवली, उनियारा और एक आध जगह और भी हम लड़ेंगे राजस्थान के अंदर। कांग्रेस की तरफ से फिलहाल स्थिति साफ नहीं। कांग्रेस नेता बोले, आला कमान करेगा फैसला। दूसरी पार्टी के साथ कहीं कोलैबोरेशन का है या कांग्रेस इंडिपेंडेंट होता है? ये तो हाईकमान फैसला करती है। हरियाणा के बाद जोश में बीजेपी। उपचुनाव में गठबंधन, कांग्रेस की डबल टेंशन। मेहमानों का आमंत्रित करते हैं, परिचय कराते हैं कि करके लक्ष्मीकांत पारीक जी हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मीकांत जी आपका। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस से, स्वागत, वेलकम सर। शंकर लाल जी हैं आरएलपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत शंकर लाल जी। और एसपी मित्तल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल सीधा डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी आपसे, अनिश्चितता की स्थिति क्यों है कांग्रेस में इन 7 सीटों के उपचुनाव को लेकर? क्योंकि आला कमान ने अभी तक ये फैसला नहीं लिया है, ये बताया नहीं गया है कि कांग्रेस इन सीटों पर गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी। कब तक ले लिया जाएगा फैसला? अभी हमारे पास काफी समय है और चर्चाएं चल रही हैं और इस मामले में हमारा प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में है और जैसा दोनों मिलकर के तय करेंगे उस हिसाब से ले लिया जाएगा। अभी तो कल से ही अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसलिए समय लगता है और चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी सहमति से हमारा प्रदेश नेतृत्व उनसे बातचीत कर रहा है पूरी, और अपना आकलन करते हुए प्रदेश नेतृत्व की सलाह पर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सलाह करेगा उसको हम मानेंगे। तो इसलिए अभी बहुत जल्दी है, इसलिए कोई जल्दी नहीं है कि अभी ये सारे फैसले किए जाएं। समय रहते, चूंकि ये गठबंधन का मामला है तो अब दोनों पार्टियां अपना अपना आकलन कर रही हैं और जिस तरह से भी संभव होगा ये सब समय रहते हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस क्या समझती है, क्या उनके पास 7 सीटों के लिए अपनी पार्टी में उम्मीदवार हैं, अपने दम पर आप चुनाव लड़ सकते हैं? कांग्रेस की स्पष्ट रणनीति है कि भाजपा के खिलाफ मतों के विभाजन को रोका जाए और इस प्रयास को हमने कई जगह लागू भी किया है, उससे फायदा भी हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि मतों के विभाजन की जिम्मेदारी उन क्षेत्रीय दलों पर भी है जो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि भाजपा जिस तरह से चुनाव लड़ती है, जो नॉन सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है और जो जुमलों की पार्टी है, उसके बारे में कोई बात इसलिए कहना कि वो जो वादे करती है उनको जुमला बता देती है। तो सवाल यह है कि जुमलों के प्रति जो लोग, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अगर वो समय रहते समझकर इस मत विभाजन को रोकने में अगर वो इंटरेस्टेड होंगी या कोशिश करेंगी तो मेरा निश्चित मानना है कि भाजपा को इन चुनावों में शिकस्त दी जा सकती है। शंकर लाल जी, आरएलपी क्या रुख जानना चाहेंगे? बीजेपी से लगाओ या कांग्रेस से मुंह, या अपने दम पर भरोसा है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सुप्रीमो ने स्पष्ट कहा है कि हमारा बीजेपी के साथ तो कतई भी नहीं जाएंगे। कांग्रेस के साथ हम जा सकते हैं, लेकिन हमने बता दी कि 2 सीट हम मांग रहे हैं, देवली, उनियारा और खींवसर, हमारी जो परमानेंट हमारी आरएलपी की राजधानी है। और पिछली बार आपने देखा होगा कि हमने टोंक डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह चुनाव लड़े, हमने दोनों जगह हमने 20,000 प्लस वोट लिए। वहाँ विक्रम सिंह से चुनाव लड़ाया हमने देवली उनियारा से, और निवाई से हमने प्रहलाद नारायण जी को चुनाव लड़ाया। 20-20 हज़ार दोनों जगह वोट लिए हमने, तो हमारा वहाँ वोट है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ हम जाते हैं तो हमने कोई उचित बात करी, हमने ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करी नहीं, भाई हमें 2 सीट दे दो। अगर बाय द वे 1% हमारा भी वही ध्येय है
कि भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से रोका जाए। उसके लिए हम जो भी निर्णय करेंगे, क्यों ऐसा, हमारी क्यों पार्टी मतलब एक में वक्त में तो सुप्रीमो जी बीजेपी के हैं। साथ थे आप, छोड़ भी दिया था आपने किसान आंदोलन को लेकर, अभी भी जो नहीं तो बीजेपी के दूरी आई साथ थी हम वो- गए, लेकिन जब बीजेपी के साथ हाँ हम गए थे, आप सही कह रहे हैं, 19 का चुनाव हमने साथ मिलकर लड़ा, लेकिन बीजेपी की जो नीति और रीति रही उसमें हमारी नहीं बन पाई। हमने तो एक ही बात करी थी, किसान जवान की बात करी थी, और किसान आपने देखा होगा, किसान 700 किसानों ने शहादत दी। हाँ। और कितने देर रोड, एक साल तक रोड पे बैठे रहे किसान, और बीजेपी ने फिर बाद में यू टर्न लिया, तो उसी टाइम किसानों की सुन लेते ना। तो हम ये नहीं चाहते कि हमने तो हमारी जो पार्टी की जो मूल जो हमारा सिद्धांत है वो जवान और किसान के लिए, दलित जो भी 36 कौम के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, मैं सत्ता का कभी लालच नहीं रहा, हम तो संघर्ष में विश्वास अच्छा, करते हैं। शंकर लाल जी, और इस पर जनता में क्या आप जाके अपना नजरिया रखते हैं कि भाई हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा और मुख्य रूप से पंजाब, ये इन दो राज्यों के किसान अग्रणी भूमिका इन आंदोलनों में निभा रहे थे। हरियाणा में जब चुनाव हुए, किसानों की अच्छी खासी संख्या, एक वर्ग की अच्छी खासी संख्या, लेकिन फिर भी बिल्कुल बीजेपी की बिल्कुल सर, तीसरी बार किसान हैट्रिक वर्ग बन गई, पूरा हैट्रिक बन गई। साथ रहा। बीजेपी की बिल्कुल, बीजेपी ने हैट्रिक इसलिए बन गई सर कि कांग्रेस ने कुछ हरदरिमता की वहाँ। कांग्रेस ने जो वो लोकल वहाँ दल थे, जैसे आप पार्टी थी वहाँ की, हमारे एएसपी वाले हमारे यहाँ हमारे साथ थे, वहाँ अलग चुनाव लड़े, और एक ये वहाँ कांग्रेस नहीं आ रही है, वहाँ एक नेता हारा है जो अपने आप को पहले से अपने आप घोषित कर चुका था कि मैं मुख्यमंत्री बन चुका हूँ, और उनको यह होगा जो बराबर के जो नेता थे, कैडर नेता, उनको इग्नोर किया, उसका नुकसान हुआ, एससी के वोट डाइवर्ट हुए, कुछ लोग एक जाति विशेष के खिलाफ सारी जातियां एक तरफा हो गई, क्योंकि उन्होंने लोग आगे लेके नहीं चल पाए। और छोटी जैसे आप वाले 3 सीटें मांग रहे थे, एएसपी वाले अगर मिलते, हम भी वहां जाके बात कर लेते तो हम भी साथ अब शंकर लाल जी, आरएलपी ने ये कहा, अभी आपने स्वीकार किया कि हम भी कांग्रेस की तरह वोटों का बंटवारा नहीं चाहते हैं, तो अगर ये गठबंधन नहीं हो पाता है, बिल्कुल आला कमान कांग्रेस का मना कर देता है, भाई अपने दम पर चुनाव लड़िए, आपने जो 2 सीटों की डिमांड रखी है, कह दें कि भाई एक ही सीट ले लीजिए, या फिर इस बार विधानसभा चुनाव में आप हमको समर्थन दीजिए, तो ये बात, मेरा कहने का मतलब है कि नहीं बनती है, तो आपको लग रहा है आरएलपी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने की सूरत में बीजेपी को इसका फायदा मिल जाएगा? नहीं सर, फायदा नुकसान तो बाद की बातें, फिर वो जब अलग अलग लड़ते हैं तो अलग अलग अपने रणनीति होती है, मतलब बीजेपी को इससे एज वो हो तो जाएगी? स्वाभाविक है सर, वो तो आप ही जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका तो फायदा मिलना ही मिलना है, अलग अलग लड़ेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो ये तो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ही, हाँ, तो उनको तो सोचना चाहिए और देख के भाई जो स्थिति है, जिस स्थिति में अपन हैं आज, और उनसे संघर्ष करना है तो आपको मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जिस प्रकार बीजेपी की आप देखिए ना सर, आरएलपी के लिए बीजेपी की आप बीजेपी स्थिति देखिए कि कई यूपी में आप देखिए कि जिन चाहते हैं कोई गठबंधन करे, क्योंकि पिछले दिनों आप ही के नेता ने, आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रदेश प्रभारी ने, मैं यहाँ बीजेपी के नेता की बात करूंगा, राजकुमार राउत की तारीफ की थी। देखिए, तारीफ करना और गठबंधन चुनाव लड़ना दोनों बड़ा फर्क होता है। निश्चित रूप से हर काम की, जो अच्छा काम किया जाए उसकी तारीफ करनी चाहिए। हम विपक्ष की भूमिका अदा करें, इसलिए हम विपक्ष में बैठने वाले व्यक्ति का विरोध करें और विरोध स्वरूप उसकी कोई अच्छी बात को सही नहीं बताएं तो न्यायोचित नहीं होता, पहली बात। अब आपने कहा कि आरएलपी और अन्य पार्टियां अछूत नहीं है। देखिए, संभावना राजनीति में हमेशा बनी रहती है, संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि संभावना है, मैं बिल्कुल खिलते खारिज कर दूं कि नहीं संभावना नहीं है। संभावना राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा सदियों से बनी रहती है, इस संभावनाओं से मैं इनकार नहीं करता, पहली बात। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता और आरएलपी के प्रवक्ता बात करें, तो देश भर में आप इंडी गठबंधन की स्थिति देखिए। आप इंडी गठबंधन अपने आप में कहने वो गठबंधन है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो खंड खंड विभक्त होने वाला एक गठन, एक जिसे कहूँ गिरोह सा लगता है। जब आप बात करते हैं पश्चिम बंगाल में जाते तो ममता बनर्जी और वामपंथी साथ का गठबंधन नहीं होता, कांग्रेस का अलग चुनाव लड़ते हैं। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं है, अलग चुनाव लड़ते हैं। कहीं एसपी साथ गठबंधन नहीं है, कहीं अलग चुनाव लड़ते हैं। तो गठबंधन है नहीं, सिर्फ ये मात्र भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए। गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में, ठीक है, बीजेपी अकेले दम पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई और गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सीटें आपसे कम रही, लेकिन पिछले चुनावों के मुकाबले 230 सीटों के आसपास वो लेकर तो आए, एक चुनौती और मुकाबला तो किया। देखिए, पहली बात मैं उसकी बात करता हूँ, कांग्रेस के लोग इस बात से खुश है भारतीय जनता पार्टी सीटें कम हो गई। मतलब बड़ा लोकसभा चुनाव का बड़ा अजीब सा दृश्य था, कांग्रेस भी खुशियां और पटाखे चला रही थी उनका शासन नहीं बनने के बावजूद भी। इस बात को लगता है कि हम शासन बनाएं या नहीं बनाएं, लेकिन भाजपा की 10-20-25 सीटें कम हो जाए तो खुशी उनको होती है। 99 पर जाकर वह पार्टी अटक गई जिस पार्टी की 450 सीटें हिंदुस्तान भर में राजीव गांधी के समूह हुआ करती थी। वह पार्टी अपने 99 का जश्न बना रही थी।
तो निश्चित रूप से हास्यास्पद स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है। और कांग्रेस के मेरे फाजिल दोस्त जिस प्रकार से अभी कह रहे थे, जिस प्रकार की बात कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे थे, बस तो कांग्रेस जिस प्रकार की जुमला करती है उसका लोकसभा चुनाव में देखने को सहज रूप से मिला। खटाखट 8,000 रुपए आ जाएंगे, चुनाव हुए और 8,000 रुपए आए, और उसका परिणाम रहा कि यूपी के अंदर महिलाओं की लंबी लाइन कांग्रेस कार्यालय के बाहर लग गई, लेकिन खटाखट 8,000 रुपए नहीं आए। जलेबी फैक्ट्री का निर्माण भी राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय चिंतक माननीय राहुल गांधी जी करते हैं। हमारे तो हलवाई की दुकान पर जलेबी बनती है, उनकी फैक्ट्री पर बनती है। ये वही लोग चाहती है आरएलपी या बीएपी या दोनों ही दलों के साथ आपका गठबंधन हो प्रदेश में। देखिए, मैंने अभी इस विषय पर कोई बात नहीं की, पार्टी से किसी प्रकार बातचीत चल रही है तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन मैं इसी तरह मानना है कि इस राजनीतिक संभावनाओं का क्षेत्र है, इसमें संभावनाएं कभी बंद नहीं होती। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मतलब अंदर खाने माने की कुछ चल रहा है जो कि समय आने पर पता चल जाएगा। देखिए, पहली बात मैंने कहा राजनीतिक में संभावनाओं में कभी भी क्षीण नहीं। शंकर लाल जी, अगर 2 सीटें बीजेपी दे देगी आपको तो फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2 सीटें मैंने कहा अगर बीजेपी दे देगी तो नहीं सर, बीजेपी के साथ तो पहले हमने कह चुके हैं, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हम चाहे अकेले लड़ सकते हैं लेकिन बीजेपी के साथ नहीं लड़ेंगे, ये तय है हमारा। और प्रदीप जी, आप भी ये मानते हैं कि अगर आरएलपी के साथ बीएपी के साथ आपका गठबंधन नहीं होता है तो फिर फायदा बीजेपी को पहुंचेगा, और आप चाहते हैं कि भाई बीजेपी को हर हालत में हराया जाए? देखिए, मैंने अपने संबोधन में आपसे पहले ही कहा है कि जो पार्टी अलायंस करना चाहती है और उसकी बात आप सुने, वो कहते हैं 2 तो चाहिए और हम अगर अलायंस नहीं होगा तो हम 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो इस अंदाज से तो अलायंस होते नहीं। जिस तरीके की बात कर रहे हैं, आपकी जो गुणात्मक स्थिति है, अगर आपको भाजपा को रोकना है तो अपनी गुणात्मक स्थिति के अंदर रह करके बात करनी चाहिए। लेकिन आप जिस स्वर में बात कर रहे हैं उस स्वर से ये डिपेंड करता है कि हमारी लीडरशिप उन्हें कितना कमिट करती है और कितनी बात बहती है। कांग्रेस का प्रयास है कि हम भाजपा को रोकने के लिए छोटी पार्टी के साथ मिलकर के इनको सत्ता में आने से रोकें, उसके लिए कांग्रेस की ये प्राथमिकता है। अब सवाल यह है कि जितना वो वाजिब बात करेंगे तो कांग्रेस उसे एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये सब मामला हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व के साथ बात करके इस पे तय करेगा। इसमें अभी कुछ बोलना ज्यादा ठीक नहीं है। एसपी मित्तल सर, मुझे समझाइए जरा, हम चारों पार्टियों की बात करना चाहेंगे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरएलपी हो या बीएपी हो, इनके लिए ये चुनाव कितना मायने महत्वपूर्ण है और क्या कीमत अदा करने के लिए पार्टियां तैयार हैं, क्या मकसद है उनका इस चुनाव को लेकर? देखिए रविंद्र, ये जो 7 उपचुनाव हो रहे हैं, इसके जो भी परिणाम आए उससे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सरकार गिर जाएगी या सरकार बन जाएगी, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि जो क्षेत्रीय दल है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, आरएलपी और क्या नाम से बीएपी, वो ये चाहती है कि इस उपचुनाव के माध्यम से विधानसभा में उनके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए। जहां तक आरएलपी का सवाल है तो 2023 के क्या नाम से विधानसभा चुनाव में सिर्फ खीमसर से हनुमान बेनीवाल एकमात्र आरएलपी के विधायक थे जो चुनते गए। उसके बाद में आप जब लोकसभा के चुनाव हुए और सांसद बन गए, तो आज की स्थिति में आरएलपी का कोई भी विधायक विधानसभा में नहीं है। तो आरएलपी ये चाहती है कि इस उपचुनाव के माध्यम से 2 या 3 विधायक उनके बन जाए और वो विधानसभा में जाके बैठे। इसीलिए देखिए, आरएलपी का जो अधिकार बनता है वो खीमसर जो नागौर की सीट है उस पर बनता है, क्योंकि 2023 के अंदर वहां से हनुमान बेनीवाल विधायक थे। उनका चयन आपको लग रहा है कि कांग्रेस में विचार हो रहा है आला कमान के स्तर पर कि समर्थन गठबंधन कर लिया जाए? देखिए रविंद्र, यदि जिस तरीके से तेवर बीएपी ने और आरएलपी ने दिखाए हैं, यदि वो गठबंधन उनका नहीं होता है तो मुझे लगता है कि फिर जो क्या नाम से डोटासरा साहब ने ये दावा किया है कि हम 7 के 7 उपचुनाव जीतेंगे, मुझे लगता है कि वहां जरूर फिर क्या नाम से कांग्रेस को दिक्कत आएगी। मेरा ये कहना है कि यदि आरएलपी ने खीमसर के साथ साथ देवली में भी अपना उम्मीदवार खड़ा करा और फिर झुंझुनू और रामगढ़ में भी खड़ा कर दिया, तो फिर क्या नाम से कांग्रेस के सामने एक नया संकट होगा। और जहां तक क्या नाम से बीएपी का सवाल है, तो देखिए बीएपी में 84 में तो उनकी स्थिति मजबूत है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सलूम्बर में भी दावा कर दिया है, जबकि सलूम्बर जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीट है। आपको ध्यान हो, अमृतपाल मीणा जिनका निधन हो गया, वहां से सलूम्बर जो भाजपा के क्या नाम से विधायक थे, लेकिन अब क्या नाम से बीएपी चाहती है कि सलूम्बर भी उनको मिल जाए, और इसके साथ ही वो देवली भी चाहते हैं। तो देवली पर जो क्लेम कर रहे हैं वो आरएलपी भी कर रही है और बीएपी भी कर रही है। रविंद्र, मैं एक बात और आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब लोकसभा का चुनाव हो तो आपको ध्यान हो कि गठबंधन था, बीएपी का गठबंधन
कांग्रेस के साथ था, इसीलिए क्या नाम से राजकुमार रोज को डूंगरपुर बांसवाड़ा में समर्थन दिया गया। लेकिन वही बीएपी ने जो जालौर सिरोही सीट है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र जो क्या नाम से वैभव गहलोत चुनाव लड़े थे, वहां उनके सामने अपना उम्मीदवार उदयपुर खड़ा में भी। किया। तो बीएपी, हाँ, जालौर सिरोही में भी लोकसभा चुनाव में मैं वही कह रहा हूं, उदयपुर में भी खड़ा किया था उम्मीदवार लोकसभा में। उदयपुर कई जगह और भी खड़े किए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि क्या नाम से अशोक गहलोत के पुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो कांग्रेस चाहती थी कि वहां से वो विड्रॉ करें, लेकिन नहीं किया। तो बीएपी जो है वो कांग्रेस को उन्होंने लोकसभा चुनाव में चुनौती दी। मुझे लगता है कि वो इस बार भी चुनौती देंगे, और जहां तक सलूंबर की सीट है शायद जरूर मांगेंगे। अब कांग्रेस को देखना होगा कि कांग्रेस को अब ये देखना होगा कि जो आरएलपी और बीएपी ने जो उन पर दबाव बनाया वो किस सीमा तक उसको बर्दाश्त करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपसे सवाल है, क्योंकि प्रदीप चतुर्वेदी जो कह रहे हैं अभी तो बहुत वक्त बचा हुआ है, अब आज ही से तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, अब आपको तो इन सब में पढ़ना नहीं है, आपको तो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है, तो कंफ्यूजन ये कब तक उम्मीदवारों की दूर हो जाएगी, कब तक फैसला हो जाएगा? देखिए, पार्टी ने अपने स्तर पर सर्वे किया, सर्वे के पश्चात पैनल बना करके और माननीय केंद्रीय कमेटी को भेज दिया है। इस विषय पर दिल्ली में चर्चा होने के बाद उचित समय पर इसकी घोषणा हो जाएगी, आप चिंता नहीं करें। लेकिन हाँ, मैंने फिर, आप कहेंगे आपने बड़ी बात कर दी, छोटी बात कर दी, लेकिन मेरा फिर से मानना है कि राजनीतिक संभावनाओं का दौर होता है, राजनीतिक संभावना क्षीण नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की संपूर्ण 7 सीटों पर अकेली चुनाव लड़ने में सक्षम है, और भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, पहली बात। लेकिन अभी जिस प्रकार से आरएलपी और कांग्रेस को लेकर के आप यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, देखिए आपके पैनल पर इंडी गठबंधन की स्थिति विरोधाभास की है, आपके ही पैनल पर। तो राजस्थान की जनता सब चीज़ देख रही है, ये लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ना चाहते चुनाव, ये राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की बात नहीं करते, ये चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को रोक लें और भारतीय पार्टी हरा लें। लेकिन ये इस बात की चुनाव नहीं लड़ना चाहते कि उस क्षेत्र का सामाजिक विकास कैसे हो सके, उस क्षेत्र की जनता को राहत कैसे मिल सके, उस क्षेत्र की जनता के रुके हुए कामों को कैसे पूरा किया जा सके, वहां की सड़क, शिक्षा व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से हमारा जनप्रतिनिधि के माध्यम से किया जा सके, ये सब चिंता का विषय होना चाहिए किसी राजनीतिक पार्टी के। प्रदीप जी जवाब, लेकिन यहाँ पर विषय दूसरा है। प्रदीप जी, यहाँ पर विषय इस बात को लेकर के है कि हम कैसे बीजेपी हटाने के लिए क्या ये चुनाव कांग्रेस लड़ना चाह रही है, या फिर ये चुनाव उस क्षेत्र के, उस विधानसभा के लोगों के विकास और उत्थान के लड़ना चाह रही है? भाजपा की पिछले 10 साल की जो रणनीति हमने देखी है और जो अनुभव किया है, उसके अनुसार भाजपा दूसरे दलों के कैंडिडेट या निर्दलियों को संसाधन उपलब्ध कराकर वोट बांटने की राजनीति करती रही है। और ये सभी पार्टियों ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों के कैंडिडेटों को या निर्दलीय उम्मीदवारों को संसाधन उपलब्ध करा करके वोटों का विभाजन करके सत्ता में आती है। आप समझ सकते हैं, बात करते हैं, बड़े नेता हैं, समझ नहीं आता मुझे, आप विवेक शून्य क्यों आते हैं कभी-कभी, इतने बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं विवेक शून्यता की बात करते हैं, बिना एविडेंस की बात करते हैं ना, बिना एविडेंस की बात करते हैं, आपको एविडेंस आपके था ही नहीं। मतलब देखिए एक मिनट, आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं, इतने समझदार व्यक्ति हैं, डॉक्टरेट हैं, आप पीएचडी के हैं, आप बताइए कोई एविडेंस है क्या? प्रदीप जी को बोलने दीजिए। हाँ, एक लक्ष्मीकांत जी बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। एक बार बोलिए प्रदीप जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस आखिर ये बीजेपी को हटाने के मकसद से ही क्यों चुनाव लड़ रही है, लोगों के भले के लिए एक कैंडिडेट दिया जाए, वो क्यों उसके पीछे उद्देश्य नहीं है? ये मेरे सवाल मुझसे कर रहे हैं? हाँ प्रदीप जी, आप ही कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल आपसे किया, तो फिर इनको रोकिए, मैं बीच में बोलने नहीं, मैंने रोका ना, वो रुक गए थे। मैंने कहा साहब, हाँ बोलिए, सुनिए 38% वोट लेकर पार्टी सत्ता में आ गई और 62% वोट खिलाफ पड़े, तो ही सरकार बन रही है। इसको एक छोटा बच्चा भी समझता है। जिस तरह की वोटों के विभाजन की गणित है, तो लोकतंत्र है सर, तो कांग्रेस ने समझ लिया। जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर आया, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें आई, आंकड़ों का ही तो खेल है। छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाए। अगर कांग्रेस ने ये बात समझ ली है तो कांग्रेस तो प्रयासरत है, अगर इनकी समझ में आएगा तो आप उन 62% वोट को अपने साथ लेकर आइए ना, अपनी छतरी के नीचे लेकर आइए ना। कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है आपको? उन 62% वोट को अपनी छतरी के नीचे लेकर आइए। तो उन पार्टियों का है, हमको प्रस्ताव आए हैं, ये प्रस्ताव उनके हैं, तो हमारी पार्टी और प्रदेश नेतृत्व तो इसे विचार करेगा। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आप जवाब दे रहे थे कुछ। विभाजन को रोककर सत्ता में आना और भाजपा को रोकना हम सभी पार्टियों को मुख्य आपने एक नए तरीके का चुनाव लड़ने का ये कहें कि फॉर्मूला तैयार किया है, जिसमें आप सत्ता में आती है, निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों की मदद करते हैं धन बल से। देखिए, तथ्यहीन और आधारहीन तथ्य जिस प्रकार आरोप कांग्रेस से प्रवक्ता पर लगाते हैं, मैं समझता हूँ कि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक समय और परिस्थिति को आप बदलते हुए देखिए।
बदलता हुआ समय और राजनीतिक परिदृश्य और घूमता हुआ घटना चक्र। एक जमाना हुआ करता था, कांग्रेस के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष एक हुआ करता था और संपूर्ण विपक्ष एक होकर के इस कांग्रेस का विरोध किया करता था। आज ये संपूर्ण विपक्ष कांग्रेस की अगुवाई में एक होकर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का प्रयास कर रहा है, जो इनसे हो नहीं पा रहा। लगातार चुनाव में कांग्रेस की पराजय और पराजय लगातार हो रही है। लगातार आप 2014 के बाद के चुनाव का हिस्सा देखेंगे इस देश के अंदर, तो आप लगातार कांग्रेस ने हारने का रिकॉर्ड कायम किया है। और आप कह सकते हैं कांग्रेस की खुशी हो सकती है कि हम 99 सीटों पर लोकसभा चुनाव में बढ़त हमने बना ली, इसके लिए खुशी मनाई। भारतीय जनता पार्टी विजय यात्रा में कांग्रेस बहुत अच्छी बात है कि आप किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। देखिए, आरोप मैं बताता हूं आपको, आरोप वही लोग लगा रहे हैं जिनकी खुद की फितरत ऐसी ही थी, जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर इमरजेंसी लगाकर इस देश के लोकतंत्र को हत्या करने का काम किया है। वे लोग इस महापाप से बचने का लगातार प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में देश के अंदर दोबारा आजादी की लड़ाई किसी लड़ी, बीजेपी को हटाना है, यही एजेंडा होगा इन चुनावों का आरएलपी का। स्वयं से कौन लड़ी है? बीजेपी को हराना है, यही है एजेंडा। हमारा एजेंडा बीजेपी से मतलब हमारा मेन उद्देश्य है किसान जवान की बात हुए। आज राजस्थान की स्थिति देखिए सर, आप पिछले 10 साल का किसान जवान यहाँ शासन है, चल जाएगा। नहीं सर, बिल्कुल, वहां तो किसान जवान तो एक साथ ही थे ना, लेकिन वो तो वहां पार्टी थोड़ी आ रही है, तो इन्होंने इग्नोर किया। इनको ऐसा लग रहा था भाई हम तो आगे सत्ता में आ गए, तो छोटी पार्टियों को ध्यान नहीं दिया इन्होंने और वोट डाइवर्ट हो गए। और वो मैं एक आखिरी कमेंट एसपी मित्तल सर से लूंगा। एसपी मित्तल सर, भी पशुपेश की स्थिति देखने मिल रही है और बार बार राजनीति संभावनाओं का एक विषय है ये बात। यहां पर हमने बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी को भी कहते हुए सुना है, जितनी डिले होगा, जितना आगे खिंचेगा उम्मीदवार का चयन चुनाव, उतना कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति वोटर के जहन में भी होगी और बागी उम्मीदवारों की भी संख्या बढ़ सकती है। वो किसको नुकसान पहुंचाएगी? लेकिन वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ये जो 7 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें से सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के पास है, 6 क्या नाम से दूसरे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के पास। मेरा मानना है कि गठबंधन कांग्रेस का नहीं होता है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साफ तौर पर जब नतीजे आएंगे, अभी तो चुनाव होने बाकी हैं, लेकिन नतीजे आएंगे तो अपने अपने तरीके से सभी के पास जवाब भी मौजूद होगा। कांग्रेस अगर जीती है तो ये कहेगी सरकार के खिलाफ वोट है, कांग्रेस अगर हारती है तो कहेगी कि सत्ता के साथ ही बहुमत जाता है। अमूमन यही देखने में मिलता है। बीजेपी यही कहेगी अगर वो जीतती है तो हमारी सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई, अगर हारेगी तो कहेगी कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं था, एक ही सीट थी, जनता को तय करना है किस उम्मीदवार को, किस पार्टी को विजयी बनाना है। लेकिन अभी तक तो उम्मीदवारों का ऐलान ही नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखते हैं कैसे मोड़ पर जाएगा ये उपचुनाव। फिलहाल आज 8 की फाइट में इतना।